एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और पता है उस चिड़िया का दिमाग कहाँ था? बिहार में। हाँ, वही बिहार जो ज्ञान का ऐसा केंद्र था जिसकी रोशनी पूरे एशिया में फैली हुई थी। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ सोचिए नालंदा, विक्रमशिला जैसी शानदार यूनिवर्सिटीज, आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे विद्वान, और फिर देखिए आज की तस्वीर, बेरोजगारी, पलायन और एक शब्द जो सबकी जुबान पर रहता है, जंगल राज। ये कहानी है उन सपनों की जो इस मिट्टी में पनपे तो जरूर, लेकिन फिर कहीं खो से गए। तो सवाल यही उठता है कि ये सब हुआ कैसे? वो सुनहरा अतीत इस मुश्किल आज में कैसे बदल गया? आखिर गलती हुई कहाँ? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने ही होंगे। और ये कहानी शुरू होती है बिहार की सबसे बड़ी ताकत पर हुए सबसे बड़े हमले से। और वो ताकत कोई सेना या खजाना नहीं थी, वो ताकत थी ज्ञान। जरा कल्पना कीजिए, आज से 2500 साल पहले जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा शायद अंधेरे में था, तब बिहार ज्ञान, धर्म और दर्शन की रोशनी फैला रहा था। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जहां चीन और दुनिया भर से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, यहीं से आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया, चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा, और पाटलिपुत्र भारत की पहली राजनीतिक राजधानी। सच कहें तो अगर ज्ञान की कोई राजधानी थी तो वो यकीनन बिहार ही था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया और उसे आग लगा दी, तो वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं जो जल रही थीं, वो एक पूरी सभ्यता की याददाश्त थी जो राख हो रही थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये ज्ञान की जड़ों पर हमला था, संस्कृति को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस लाइब्रेरी में 9 मंजिलें थीं और 90 लाख, जी हाँ, 9 मिलियन से ज्यादा हाथ से लिखी पांडुलिपियां। ये किसी लाइब्रेरी को जलाना नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता के दिमाग को जला देने जैसा था। ज्ञान का ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद आज तक नहीं हो पाई है। पटना के एक कॉलेज के प्रोफेसर ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, भूखे को रोटी तो मिल जाती है, लेकिन अगर उसका दिमाग ही जला दिया जाए तो वो रोटी बना भी नहीं पाएगा। खिलजी जैसे हमलावर सिर्फ जमीनें नहीं जीतते, वो सोचने की ताकत छीन लेते हैं। और जब दिमाग ही जल चुका हो तो कोई भी समाज खुद को दोबारा कैसे खड़ा करेगा? सवाल तो यही है। तो इतिहास का वो घाव तो बहुत गहरा था, लेकिन आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि शायद अब सब ठीक होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। बिहार को सही मरहम मिलने के बजाय वो एक के बाद एक गलत नीतियों का शिकार होता चला गया। देखिए, आज़ादी के बाद जब पूरा देश तरक्की की राह पर दौड़ रहा था, बिहार कहीं पीछे छूटता जा रहा था। 50 के दशक में भूमि सुधार हुए, पर आधे अधूरे, जमीन का फायदा कुछ ही लोगों को मिला। फिर आई हरित क्रांति, जिसने पंजाब हरियाणा की तो किस्मत बदल दी, लेकिन उसकी तकनीक और पैसा बिहार के किसानों तक कभी पहुंचा ही नहीं। और फिर साल 2000 में हुआ सबसे बड़ा झटका। जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार के हाथ से उसकी सारी बड़ी इंडस्ट्रीज और खदानें, बोकारो से लेकर जमशेदपुर तक, सब एक झटके में चली गईं। और फिर आया 90 का वो दशक, एक ऐसा दौर जिसने बिहार की पहचान पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो शायद आज तक धुला नहीं है। इस दौर को नाम दिया गया जंगल राज। कह सकते हैं कि ये भारत का अपना वाइल्ड वेस्ट था। अब जंगल राज का मतलब सिर्फ चोरी चकारी नहीं था, नहीं, इसका मतलब था एक ऐसा सिस्टम जहां कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह अपराध ने ले ली थी। क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गया था, एक पैरेलल इकोनॉमी जो सरकार के समानांतर चल रही थी। उस दौर में बिहार को किडनैपिंग कैपिटल कहा जाने लगा था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, किसी को भी दिन दहाड़े उठा लेना एक आम बात हो गई थी। शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों का ऐसा दबदबा था कि उनके इलाकों में पुलिस भी बिना उनकी इजाजत के कदम नहीं रखती थी, और ये सब खुलेआम हो रहा था। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा आप पटना के एक मिठाई वाले की बात से लगाइए। जब उससे गुंडागर्दी के बारे में पूछा गया तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, लड्डू 10 रुपए का है और हफ्ता 15 रुपए का। मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए जो हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी, वो मिठाई की कीमत से भी ज्यादा थी। इससे ज्यादा क्या ही कहा जाए। और देखिए, जब कानून व्यवस्था खत्म होती है तो उसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर पड़ता है शिक्षा पर। कहानी फिर वहीं आकर खड़ी हो गई।
जो बिहार कभी ज्ञान का गढ़ था, वो अब धीरे धीरे अपराध का गढ़ बनता जा रहा था। पटना यूनिवर्सिटी, जिसे कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे, उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अब अपराधियों के अड्डे बन चुके थे। सोचिए, जिन क्लासरूम में कभी मार्क्स और गांधी पर जोरदार बहसें होती थीं, उन्हीं क्लासरूम में अब छात्र कट्टा लेकर एग्जाम देने घुसने लगे थे। तो उस दौर के नौजवानों के पास रास्ते क्या बचे थे? करियर का फॉर्मूला बड़ा सीधा था। या तो किसी बाहुबली नेता के साथ राजनीति में घुस जाओ, या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की तरफ पलायन कर जाओ, या फिर बस सरकारी नौकरी का एक ऐसा सपना देखते रहो जो शायद ही कभी पूरा हो। खैर, जंगल राज का वो बुरा दौर तो बीत गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति सच में बदली? सत्ता में चेहरे तो बदले, पर क्या वो सिस्टम बदला? व्यवस्था का क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि बिहार के नेताओं में काबिलियत की कमी थी, लेकिन शायद लंबी दूरी की सोच की कमी हमेशा से रही। जैसे लालू प्रसाद ने समाज के पिछड़े तबके को एक मजबूत आवाज दी, जो बहुत जरूरी था, लेकिन इस चक्कर में विकास और गवर्नेंस कहीं पीछे छूट गए। फिर नीतीश कुमार सुशासन बाबू बनकर आए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सड़कें बनवाईं, बिजली की हालत सुधारी, लेकिन बार बार गठबंधन बदलने से एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी बना। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि बिहार सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जिससे निकलना मुश्किल हो गया। चारा घोटाले जैसा भ्रष्टाचार, हर साल बरसात में ढहते पुलों की खबरें और विकास के मुद्दों से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति, इन सब ने मिलकर राज्य को आगे बढ़ने से रोके रखा। तो इन सबके बीच बिहार आज एक बहुत बड़े सवाल और एक उतने ही बड़े विरोधाभास के साथ हमारे सामने खड़ा है। सोचिए, बिहार का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? तेल, खदानें? नहीं, वहां के लोग, उनका दिमाग। देश को सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआईटीएंस और डॉक्टर्स देने वाला राज्य बिहारी है। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये टैलेंट बिहार में रुकता नहीं है। राज्य अपनी ही सबसे कीमती फसल को अपने पास सहेजकर नहीं रख पाता। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार के पास सिर्फ इंसानी दिमाग ही है। वहाँ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, दुनिया भर में मशहूर मिथिला पेंटिंग है, और खेती में तो इतनी संभावनाएं हैं कि पूछिए मत। लेकिन इन सबको चाहिए एक मजबूत, स्थिर पॉलिसी और सही इन्वेस्टमेंट, और बस इसी चीज की कमी हमेशा से रही है। तो बिहार की कहानी कुछ ऐसी है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर लड़खड़ाता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। शायद इसका जवाब बीती गलतियों को दोहराने में नहीं है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने लोगों पर इन्वेस्ट करने में है, उन्हें घर पर ही मौके देने में है, अपनी खेती और टूरिज्म की सोई हुई ताकत को जगाने में है। पर अंत में सवाल वही आकर रुक जाता है, एक नया बिहार कब और कैसे बनेगा? और सबसे जरूरी सवाल, इसे बनाएगा कौन?